हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज है 31 मार्च। और अगर हम लोग फाइनेंस के टर्म में अगर बात करें, ठीक है, तो हमारा आज ये आखिरी दिन रहता है किसी भी साल का, आप सभी लोगों को बताइए। और कल की अगर बात करें तो कल क्या है, 1 अप्रैल। तो नए साल की हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो 31 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर बनाते हैं। ठीक है, 1 जनवरी। वैसे ही यहाँ पे फाइनेंस के टर्म में आपको पता है 31 तारीख को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और 1 अप्रैल से नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन हो जाते हैं। सो फाइनेंस की दुनिया की बात कर ले तो बहुत सारे नए कानून कायदे जो लागू होते हैं ना, वो 1 जनवरी से ज़्यादा 1 अप्रैल से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर मार्केट में रुचि भी नहीं रखाता है, फिर भी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। कुछ पॉइंट्स उनके काम मतलब ज़रूर मदद यहाँ पे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 10 के साथ। पहली चीज़ है दोस्तों जीएसटी। अभी जीएसटी से रिलेटेड कौन सा खबर है, अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 5 करोड़ तक अगर आपका अभी टर्नओवर है बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी जा चुकी है। वैसे देखा गया कुछ समय पहले ही इसका अनाउंसमेंट किया था, बट अभी 1 अप्रैल से कुछ चीज़ें अभी हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो होते हुए देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 के हिसाब से। अगर कोई गाड़ी लेने का विचार कर रहा है, ठीक है, तो उनको बताना चाहूँगा भाई कि गाड़ी अभी महंगी होने वाली है। मारुति ने बोल दिया कि भाई वो गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगे। किया की बात कर ले, टाटा मोटर महिंद्रा ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, हर कोई कंपनी गाड़ी के दाम अभी बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी कुछ लोग बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया, भाई हो गया हफ्ते भर पहले, उसके भी पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता के रख चुका था कि भाई 3 से 4% का प्राइस है, वो लेकर ही यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी गाड़ी लेने जाओगे तो आपको कॉस्टली पड़ते हुए देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 8। अभी धीमे धीमे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज किससे रिलेटेड है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपके लिए है। एंड खास करके अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो या फिर एक्सिस का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो आपने अपने ब्रांच में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा आपको, उसको एक बार कॉल करके जो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स होते हैं, आपको बताइए। इधर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो तो इतने आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये कॉइन्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स मिलेंगे। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अभी बदले जा चुके हैं। ठीक है, तो ज़रूर ये वाला सवाल पूछ लेना अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई और एक्सिस बैंक, किसी भी प्रकार का अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो उनको पूछो, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, वो टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन बदल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ने ज़रूर उनको पूछकर सारी चीज़ों को क्लियर करके रखना चाहिए। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर, जो कि है टीडीएस से रिलेटेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस से रिलेटेड 2 अपडेट्स है, उसमें से पहला अपडेट है किससे रिलेटेड, तो अगर आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एंड या फिर अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, ठीक है, पैसा रखते हो और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको अभी क्या है, टीडीएस आपका कट नहीं होगा। कितने तक, 1 लाख तक पर सालाना, बट किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, सो सीनियर सिटीजन के लिए पहले लिमिट 50,000 तक हुआ करती थी, अभी ये 1 लाख तक कर दिया। हाँ, अगर आप 1 लाख को क्रॉस करते हो भाई, तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करके चलना। कोई सीनियर सिटीजन है उनको बता देना भाई, आपके लिए अच्छी खबर है। ये पहले अनाउंस किया था, बट उसका इंप्लीमेंटेशन जैसे बोला ना 1 तारीख से शुरू हो जाता है कि अभी आपको 50,000 नहीं, 1 लाख तक अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है एफडी आरडी के ऊपर, तो आपको कोई टीडीएस बीडीएस कट नहीं होगा। हाँ, अगर ऊपर चला गया तो टीडीएस जरूर कट यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलर वे पॉइंट नंबर 6 अगेन टीडीएस से रिलेटेड ही है। कौन सा, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। यस, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के टीडीएस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीडीएस ऑन डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, इससे रिलेटेड जो लिमिट है दोस्तों, वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 यहाँ पे कर दिए पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे इफ आ गया। इफ क्या है कि अगर आप 10,000 की लिमिट को क्रॉस करोगे, ठीक है, तो फिर वो टीडीएस कट हो जाएगा। ठीक है, टीडीएस हो मतलब वो आपको आपका पैसा वापस मिलता है। कैसे, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी जितनी भी लायबिलिटी रहेगी उस हिसाब से वो टीडीएस सेट ऑफ भी हो जाता है। अगर आपका एक्सेस बन रहा है तो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही कॉमन वाली बात थी, वो मैंने आप लोगों को बता के रखी है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 है इनकम टैक्स से रिलेटेड।
सो निर्मला सीतारमण जी ने इस वक्त जो बजट में एक सबसे बड़ी राहत दी थी मिडिल क्लास की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो महंगाई के चलते काफ़ी परेशान हो चुका है, सो हम ज़रूर राहत की बात कह सकते हैं कि 12 लाख तक आप सभी लोगों को पता है। हाँ, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेते हो तो आपको 12 लाख तक अगर आप कमाई करते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत है नहीं। एंड अगर आप सैलरीड क्लास में आते हो तो एक्स्ट्रा और 75,000 मतलब 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको ITR फाइल करके वो एग्जेम्पशंस लेने पड़ेंगे, जो भी रिबेट है ऑल दैट, बट यस, ये हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत अभी 1 अप्रैल से हो रही है। ठीक है, ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हुआ उसमें तो भाई पुराने नियम कानून लागू होने वाले हैं। ठीक है, अभी 1 अप्रैल से ये नई चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है? यस, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड को प्लीज़ लिंक करना, क्योंकि अभी एक एक चीज़ें एक्टिवेट होने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, क्या एक्टिवेट होने वाला है कि अगर आपका पैन आधार कार्ड अगर अभी यहाँ पे लिंक नहीं है तो आपको शायद से डिविडेंड नहीं आ सकता है। यस, आपका डिविडेंड अटक सकता है। ठीक है, सो इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा दोस्त रिश्तेदार उसके पास भी सेम शेयर है, डिविडेंड अनाउंस हुआ है, बैंक अकाउंट में आ गया, बट मुझे तो नहीं आ रहा है, तो शायद से हो सकता है भाई आपका पैन आधार कार्ड लिंक ना हो। तो ज़रूर इसको चेक करना। अभी डेफिनेटली आपके दिमाग में आ ही गया होगा, अगर चेक करना है तो कैसे चेक करें, तो चलो यही पे आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट www.incometax.gov.in, इसके ऊपर आपने चले जाना है। फिर जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऐसे आप लोगों को लाइनें देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको क्विक लिंक्स करके मिलेंगे, तो क्विक लिंक्स में भी आपको और नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको मिल जाएगा आपका काम वाला चीज़, लिंक आधार स्टेटस। ठीक है, स्टेटस आपको चेक करना है। ठीक है, ऐसा लिंक आधार विधार ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको लिंक आधार का स्टेटस करके चेक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, दैट्स इट, आपको आपका पैन अकाउंट मतलब पैन नंबर यहाँ पे डालना है, आधार नंबर डालना है, और नीचे सिर्फ वो वेरिफिकेशन मतलब बोलते हैं ना व्यू लिंक आधार स्टेटस, बस उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि क्या वो लिंक है या नहीं है करके, इतना सिंपल है। चलो मैंने आपका वो वाला काम भी यहाँ पे करके बता दिया है, तो चेक कर लेना। अगर वो लिंक है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, एंड अगर नहीं है तो कर लो। तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कि है यूपीआई से रिलेटेड। आज के ज़माने में यूपीआई कौन इस्तेमाल नहीं करता है, हर कोई करता है। और यूपीआई से रिलेटेड ये वाले देखो, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। ठीक है, सो यूपीआई की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, एनपीसीआई ने बात बोल के रखी हुई है क्या कि यूपीआई सर्विसेज विल नो लॉन्गर वर्क ऑन मोबाइल नंबर दैट आर इनएक्टिव। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 1 अप्रैल से। मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा गणित है। मान लो मिस्टर राज करके है, उनके पास जियो का भी नंबर है, उनके पास एयरटेल का भी नंबर है। ठीक है, मान लो उन्होंने यहाँ पे भी यूपीआई अटैच किया है, ये भी अटैच किया है। अभी वो जियो का नंबर रोज इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, पर दूसरा वाला नंबर भाई एयरटेल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कई समय से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली अभी आपको पता भी है, अगर आप 90 दिन तक रिचार्ज भी नहीं करवाते हो, फ़ोन को इस्तेमाल भी नहीं करते हो, नेट तक इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपका वो वाला नंबर खारिज हो सकता है। ठीक है, सो वो नंबर अगर खारिज हो गया, ठीक है, तो उससे लगा हुआ जो यूपीआई रहेगा वो वर्क कैसे करेगा? तो इसीलिए ये बात बोल के रखी हुई है कि यूपीआई अभी आपका सिर्फ उसी नंबर पे वर्क करेगा जो एक्टिव है। ठीक है, अभी आप वापस पढ़ सकते हो, क्या बोला है उन्होंने? इनएक्टिव। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, उसके ऊपर यूपीआई सर्विस अभी नहीं चलेगी। अब आप बाद में बोलोगे अरे नहीं मैं मेरा एयरटेल का नंबर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत समय के बाद तो गाड़ी निकल चुकी होगी। ठीक है, सो विद इन लिमिट आपको क्या करना है, अगर आपको वो नंबर चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जीवित रखना पड़ेगा। कैसे? मिनिमम रिचार्ज करवा के। ठीक है, सो ये नया रूल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो एक्टिव नंबर रहेगा भाई, उसी के ऊपर यूपीआई भी आपको एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेगा। वरना होता क्या है भाई, अगर आपका नंबर कई लंबे समय तक एक्टिवेट नहीं होता है तो वो हटा दिया जाता है और दूसरों को अलर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आप याद रखना भाई, जो फ़ोन नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के ऊपर यूपीआई चलाना। एंड अगर चेक कर लो कोई दूसरा नंबर ऐसा है जो आप नहीं चलाते हो, तो उसके ऊपर कोई यूपीआई तो अटैच नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करके रखनी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 2 आखिर का अगर बात करें तो ये है बैंक से रिलेटेड। अभी बैंक अकाउंट कौन नहीं इस्तेमाल करता, हर कोई करता है। सो दोस्तों मिनिमम बैलेंस, ठीक है, ये जो रूल है उसको आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना है। मतलब क्या करना है, आपने अपने बैंक में विजिट करना है, ठीक है, और उनको जाके पूछना है भाई कि सर मैडम जी देखिए मेरा इसमें अकाउंट है, आप मिनिमम बैलेंस मुझे कितना रखना पड़ेगा? ठीक है, तो फिर वो आपको जवाब देंगे कि इतना इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो जैसे 3,000 बोल दिया,
अगर आपने 3,000 के नीचे अगर बैलेंस रखा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेक करना, अभी हर जगह पे अलग अलग डेटा निकल कर आ रहा है। जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया से हो तो SBI से रिलेटेड 3,000 बताया जा रहा है, सेमी अर्बन से हो तो 2,000 है, रूरल से रिलेटेड कुछ और है, पंजाब नेशनल बैंक का कुछ और है। ठीक है, सो इसलिए मैंने कहा बैंक्स तो इतने सारे हैं। ठीक है, आपके पास कोई दूसरा बैंक होगा। ठीक है, अभी आप कौन से एरिया में रहते हो ये यूजुअली एग्जैक्टली देखा गया वो किसी को नहीं पता है। तो एक सिंपल काम करो ना, एक बार बैंक में विजिट करो। ठीक है, और उनको पूछो कि भाई मैं इधर ही रहता हूँ, मेरा बैंक भी यही है, मिनिमम बैलेंस कितना है आप बस मुझे इतना बता दो। ठीक है, फिर अगर वो बोलते हैं 4,000 तो 4,000 मेंटेन करो, 3 बोलते हैं तो 3, अगर वो बोलते हैं कि सर आपके लिए कुछ नहीं है तो चले ठीक है भाई पार्टी कर लो, बट ये ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, जस्ट पूछ के आना, कल ऐसा नहीं होना चाहिए भाई आपको पता ही नहीं है, आपका मिनिमम बैलेंस के नीचे अगर बैलेंस चला गया एंड फालतू में आपको चार्जेस लगा दिया। ठीक है, फिर वो बाद में मतलब बोलते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत और आप बाद में आ रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो जाओ पहले ये सारी चीज़ें पूछ कर आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा काम है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम तो है नहीं। एंड पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, अगेन बैंक से रिलेटेड ही है। कौन सा, कि आप चेक तो इशू करते हो कि नहीं। ठीक है, किसी के नाम के ऊपर चेक आपको अगर देना है तो एक बहुत बड़ा नियम, वैसे तो देखा कि ये पहले से ही स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, पर अभी तो इसको हर जगह पे लागू करने वाले। तो RBI ने दोस्तों ये ऑर्डर निकाला है PPS का, पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, क्यों, एनहांस सिक्योरिटी। एनहांस सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर अभी आप यहाँ पे चेक को मतलब 50,000 के ऊपर का चेक अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, चेक के नंबर को लेकर, डेट को लेकर, पेई नेम को लेकर, अमाउंट के लेकर। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिफोर इशूइंग द चेक। ओहो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप अभी चेक दे रहे हो किसी को, इशू कर रहे हो, ठीक है, तो पहले जाके आपको ये वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने चेक दे दिया और बाद में जाके बैंक को बता रहे हो, अरे भाई वो डिसऑनर हो जाएगा, फालतू में आपको चार्जेस बिर्जेस लग सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला भी रूल एक बार जाके बैंक को पूछ लेना कि बैंक ये बता दो अभी चेक मुझे इशू करना है। हाँ, तो आपको वो पहले फॉर्म देंगे, वो पूरा आपको भर कर रखना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे वो क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो। ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड चलते हैं, स्कैम चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होता है नॉलेज। ठीक है, सो उनको बुद्धू बनाया जाता है। तो उनके सेफ्टी के लिए ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही है कि 50,000 के ऊपर अगर आप चेक निकालोगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जाके आपको चेक इशू करने से पहले जाके वेरिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ने ज़रूर मतलब जाके बैंक में इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने हासिल यहाँ पे करनी है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी नई जो चीज़ें थी फाइनेंस से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने कवर करके रखी। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को जितना हो सके बाकी दोस्त, रिश्तेदार, व्हाट्सअप, बिट्सअप, जितना जगह पे हो सके शेयर करना, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरली, वरना उनका भी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।